जय हिंद दोस्तों, लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार स्पेशल का अभी मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक बिहार का इतिहास को हम लोग देख रहे हैं और इसमें एक वीडियो हम दे चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं पूरा वीडियो देखिए, सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि सुनने से ही चीज़ें याद होता है। तो 2 बार 3 बार जितना बार हो सके जब आप देखें कुछ काम कर रहे हैं, वीडियो लगा करके सुनते जाइए और एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही होने की संभावना बहुत है। तो आज हम आधुनिक बिहार का दूसरा वीडियो लाए हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन दे देना चाहते हैं कि कल है आपका 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर से सारे ऑफलाइन क्लास खुल जाएगा। अगर बीपीएससी का आप तैयारी करते हैं, करेंट अफेयर्स और हिस्ट्री और साइंस और एक बिहार स्पेशल, ये 4 सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। इसी से आपका 100 प्लस नंबर पूछा जाता है, ठीक है। तो इतना अगर लेके चलेंगे, कम से कम इतना बार बार रिवीजन करेंगे। अगर करंट पढ़ना चाहते हैं तो कल सुबह में नया बैच स्टार्ट हो रहा है 7 AM से 8 AM में, और इसमें प्रतियोगिता दर्पण और आपका एसपीडी दोनों करंट हम पढ़ाते हैं। और हिस्ट्री शाम में चलता है, यानी कि आपका आधुनिक भारत का ही इतिहास, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट हुआ है आपका 8 AM से 9 AM में, और 9 से 10 में चलता है केमिस्ट्री। शाम में अगर घटना चक्र स्पेशल पढ़ना होगा, आप घटना चक्र का 7 बजे शाम में 7 PM से यह 8:30 PM तक चलता है, उसमें भी साइंस चल रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको करना बहुत ज़रूरी है। अगर करना चाहते हैं, पटना में आप रहते हैं, 6200598775 इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, सारा डिटेल बैच का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो का जो हम ये आधुनिक बिहार का इतिहास का जो पार्ट 2 है, इसका अगर PDF प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड एकेडमी पटना को सर्च करेंगे, वहाँ पर आप जो है यह टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारा का PDF आपको मिल जाएगा। और एक दिन छोड़ के एक दिन प्रैक्टिस सेट भी आता है, उसका भी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगा। चलिए आज देखते हैं हम पहला पॉइंट क्या है। आज हम लोग वहाबी आंदोलन से शुरू करेंगे। वहाबी आंदोलन से करीब, वहाबी आंदोलन का एक मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन था। ध्यान में रखिएगा, वहाबी आंदोलन यह एक मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन था, जिसके प्रवर्तक यह सर सैयद या बहाव थे। पटना में यह विलायत अली और इनायत अली इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाया था। 1822 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक बिहार में चले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था वह पटना था। वहाबी के यह अनुयायी अपने आप को अहले हदीस कहते थे। तो ध्यान में रखिएगा, जो वहाबी के अनुयायी थे अपने आप को अहले हदीस कहते थे। वहाबी आंदोलन का संचालन करने हेतु पटना में 4 खलीफा आध्यात्मिक उपमुखिया नियुक्त किया गया। ये 4 खलीफा जो थे, मौलवी विलायत अली, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन और यह फरहात हुसैन, ये 4 यह खलीफा नियुक्त किया गया था। मौलवी विलायत अली को बिहार में इस आंदोलन का सर्वप्रमुख नेता माना जाता है। लगभग 46 वर्षों यानी कि 1822 से लेकर के 1868 तक पटना वहाबी आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र कहता है कि बना रहा था। सैयद अहमद के आदेशानुसार उनके शिष्य मौलवी मोहम्मद इस्माइल तथा मौलवी है ने यह सीरत ए मुस्तकुम नामक प्रख्यात पुस्तिका का संपादन किया था। तो ध्यान में रखिएगा, सीरत ए मुस्तकुम नामक यह पत्रिका का जो यह पुस्तिका का जो यह संपादन किया था मोहम्मद इस्माइल और मौलवी है ने। बिहार में वहाबी आंदोलन का दमन अक्टूबर 1863 के यह अम्बाला अभियान के पश्चात हुआ। अम्बाला मुकदमे के तहत न्यायाधीश सर एडवर्ड ने 2 मई 1864 को अपने फैसले में सभी वहाबी आयुक्तों को दोषी बताया। इनमें 3 प्रमुख अभियुक्त यहिया अली, मोहम्मद जफर एवं मोहम्मद शफी को मृत्युदंड और शेष 8 को जो है आजीवन कालापानी की सजा सुनाई गई। उसके बाद हम चलेंगे, अगला टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन के द्वितीय चरण। स्वतंत्रता आंदोलन के द्वितीय चरण में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार को महत्वपूर्ण माना गया।
और इसके लिए राजनीतिक सामाजिक जागरूकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। अनेक संस्थाओं, मंचों आदि के माध्यम से इस कार्य को अंजाम दिया गया। 1857 की क्रांति अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो सकी, लेकिन उसने राष्ट्रीय पुनर्जागरण तथा स्वतंत्र चेतना की जो है यह ठोस नींव रख दी। ये देखिएगा, जो 1857 का क्रांति था, भारत को आज़ादी दिलाना, ये देखिएगा यह अपने लक्ष्य प्राप्त करने में असफल हुआ, लेकिन राष्ट्रीय पुनर्जागरण और यह स्वतंत्र चेतना को यह जो है कहा जाता है कि यह ठोस नींव पड़ गया था। पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार के लिए नए राजनीतिक विचारों, विशेषकर राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में योगदान दिया था। राजा राम मोहन राय और महर्षि दयानंद सरस्वती के समाज सुधार अभियानों को राष्ट्रीय पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि तैयार करने का बड़ा श्रेय जाता है। किनको किनको? दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय ने जहाँ अनुमानसिक, ठीक है, यह ठीक है, अमानसिक कुरीतियों के ये विरुद्ध लोक मानस को झकझोरा, वहीं दयानंद सरस्वती ने पाखंड अंधविश्वास के दलदल में फंसे मरणासन्न समाज को यह नव जीवन प्रदान किया था। किसने? यह दयानंद सरस्वती ने। आगे चलते हैं, बॉयज एसोसिएशन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। बॉयज एसोसिएशन 1900, यह 3 मार्च 1909 को दरभंगा राज के मैदान बॉयज एसोसिएशन नाम से जो है युवा संघ की स्थापना। तो डेट इम्पोर्टेंट है कि बॉयज एसोसिएशन की स्थापना जो हुआ था दरभंगा राज के मैदान में, और यह 3 मार्च 1909 को हुआ था। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक सूर्यदेव नारायण वर्मा थे। सूर्यदेव नारायण वर्मा। कमलेश्वरी चरण सिन्हा इसके संस्थापक सचिव, बिहारी बनर्जी, दीनानाथ झा और यह जगदीश्वर प्रसाद झा सरकारी सचिव। इस सभा के अध्यक्ष एक बैरिस्टर आसफा खान ने किया था, और इस की स्थापना इस क्षेत्र में राजनीतिक जागरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ की जो है यह परिचायक थी। सरस्वती यह अकादमी की बात करेंगे। दरभंगा में 1 जनवरी 1909 को सरस्वती अकादमी की स्थापना की गई, और इस अकादमी यह देश प्रेम के महान आदर्शों के से जो है अनुप्रेरित था, तथा अपने यह छात्रों को भी उसकी प्रेरणा देता। कमलेश्वरी चरण सिन्हा इस अकादमी के प्रणेता थे। देशभक्त राजकिशोर प्रसाद इसके सुयोग्य सहकर्मी भी थे। आगे बंग भंग आंदोलन की बात करेंगे। बंग भंग आंदोलन और बिहार। बंग भंग, बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन का बिहार के विभिन्न भागों पर भी प्रभाव पड़ा था। सरस्वती अकादमी के सहायक प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा में 16 अक्टूबर 1905 को राखी बंधन यह दिवस मनाया गया। तो ध्यान में रखिएगा, राखी बंधन दिवस सर्वप्रथम दरभंगा में यह 16 अक्टूबर 1905, जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था उसी दिन यह राखी दिवस मनाया गया था। कहाँ पर? दरभंगा में। और बिहार का पहला जिला था जहाँ पर यह राखी बंधन दिवस मनाया गया था। 1906 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी मुंगेर आए और स्वदेशी आंदोलन पर एक प्रभावकारी भाषण दिए। इसका लोगों के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। बैरिसाल निवासी सतीश चंद्र चक्रवर्ती प्रख्यात देशभक्त अश्विनी कुमार दत्त के शिष्य थे। बॉयज एसोसिएशन ने भी राखी बंधन दिवस बड़े ही उत्साह एवं निष्ठा के साथ मनाया, और इस क्षेत्र के अनेक नौजवानों ने यह 6 फरवरी 1906 को एक सभा आयोजित किया, और उसमें केवल स्वदेशी वस्तुओं का यह व्यवहार करने का संकल्प लिया था। यानी कि बाहर के वस्तुओं का व्यवहार में नहीं लाया जाएगा, ऐसा संकल्प लिया गया था। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, जितना पॉइंट है सब इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुआ 1906 में। तरुण स्वदेशी आंदोलन के आदर्शों से प्रभावित होकर बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। अपने स्थापना काल से ही इसने जो है इस प्रांत में राष्ट्रवादी चेतना के उन्नयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम के तहत 1906 में
ही मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया। मुस्लिम लीग की क्या हो गया, स्थापना किया गया। बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बात करेंगे 1908 में सोनपुर मेला के अवसर पर सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण सभा, यह कि महत्वपूर्ण सभा, इसमें बिहार प्रांतीय कमेटी का गठन हुआ। तो ध्यान रखिएगा किसकी अध्यक्षता में, सरफराज हुसैन खां। कहाँ पर, सोनपुर मेले की याद रखिएगा अवसर पर 1908 में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जो पहला अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ और इसके अध्यक्ष सैयद हसन इमाम थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, सैयद हसन इमाम थे। बाबू दीपनारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा यह अधिवेशन हुआ भागलपुर में। पहला पटना में, दूसरा यह कहाँ पर, भागलपुर में। और इसका अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्षता में 9 से 10 अप्रैल 1909 को संपन्न हुआ। बिहार में हिंदू एवं मुस्लिम संप्रदाय के इस सौहार्द पर तत्कालिक भारतीय समाचार पत्र, यह बंगाली, इंडियन मिरर आदि ने प्रशंसापूर्ण टिप्पणी भी लिखी थी। मुंगेर में 9 दिसंबर 1919 को 28वां बिहार प्रांतीय संपन्न, यह जो है सम्मेलन संपन्न हुआ। तो बिहार का जो प्रांतीय सम्मेलन है 28वां, यह 9 दिसंबर 1919 को मुंगेर में, कहाँ पर, मुंगेर में। सम्मेलन में एक प्रस्ताव एकीकृत हुआ जिसमें स्वाधीनता का प्रतिपादन यह किया गया। सम्मेलन में विश्वनाथ मिश्र ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया जबकि रामकृष्ण शर्मा ने प्रस्ताव के कुछ संशोधन प्रस्तुत किए थे। इस सम्मेलन में भाग लेने के बाद सरदार पटेल ने बिहार प्रांत की जो है यात्रा किया। अपने यात्रा के क्रम में सरदार पटेल छात्रों के आमंत्रण पर भागलपुर कॉलेज भी गए थे। इसके बाद बिहार प्रांतीय सम्मेलन यह 1908 पटना का जो है अध्यक्षता सैयद हसन इमाम। उपाध्यक्ष में कौन कौन थे, मजरुल हक, नवाब सरफराज हुसैन खां, यह राय परमेश्वर नारायण मेहता, बहादुर और एक है बाबू कृष्ण सहाय। कोषाध्यक्ष में सच्चिदानंद सिन्हा थे। सचिव में सैयद नजमुल होदा, दीपनारायण सिंह और परमेश्वर लाल थे। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बिहार, यानी कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बिहार के संदर्भ में कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1910 के एक प्रस्ताव में नगर पालिका, जिला वार्डों और अन्य स्थानीय निकाय में पृथक निर्वाचन प्रणाली सांप्रदायिक के यह सिद्धांत को लागू करने का विरोध किया गया था। बिहार के मजरुल हक ने बड़े ही तार्किक ढंग से मोहम्मद अली जिन्ना के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया था और हसन इमाम ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। कांग्रेस इलाहाबाद अधिवेशन के बिहार के कुल यह जो है 39 प्रतिनिधि भाग लेने गए थे। कितना, 39। इसमें से ब्रजकिशोर प्रसाद द्वारकानाथ ने न्यायिक सुधार एवं स्वदेशी आंदोलन संबंधी प्रस्ताव क्रमशः अनुमोदन और समर्थन किया था। अनुमोदन की बात करेंगे तो ब्रजकिशोर प्रसाद, समर्थन है द्वारकानाथ ने। स्वतंत्रता से बिहार पूर्व में आयोजित कांग्रेस, अब देखिएगा 3, पहले याद रखिएगा जब 2000 के पहले था तो रामगढ़ जो झारखंड का क्षेत्र है वह भी बिहार का ही पार्ट पड़ता। वर्तमान स्थिति को देखेंगे तो बिहार में 2 कांग्रेस सम्मेलन हुआ था। एक 1912 का 27वां अधिवेशन बंकीपुर पटना, और जिसकी अध्यक्षता रंगनाथ, ये जो है माधोलकर ने, ठीक है, RN माधोलकर ने। और 1922 का जो 38वां था यह गया में, और इसका CR दास, चित्तरंजन दास ने किया था। और एक 1940, उस समय बिहार प्रांत ही झारखंड का पार्ट था। रामगढ़, वर्तमान में यह कहाँ पर है, रामगढ़ झारखंड में है। और यह 53वां अधिवेशन था। 1940 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। पटना विश्वविद्यालय, यह विधेयक की बात करेंगे। तत्कालिक शिक्षा सदस्य एवं शंकरन नायर ने केंद्रीय विधायिका परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक सितंबर 1916 में प्रस्तुत किया। ध्यान में रखिएगा, प्रस्तुत का डेट याद रखिएगा। जो विश्वविद्यालय विधेयक सितंबर 1916 में प्रस्तुत किया गया था, और यह किसने किया था, शंकरन नायर ने। बिहार प्रांतीय सम्मेलन एक विशेष अधिवेशन
नवंबर 1916 में बंकीपुर पटना में किया गया, जिसमें इस विधेयक के प्रतिक्रियावादी स्वरूप पर प्रबल विरोध प्रकट किया गया। एक्सप्रेस और बिहारी एक्सप्रेस और बिहारी जैसे अखबार ने इन प्रक्रियाओं में समर्थन में विशेष टिप्पणी लिखी। अंततः आंदोलन संशोधनों के बाद पटना विश्वविद्यालय यह विधेयक पारित हुआ और 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर हम पूछेंगे पटना विश्वविद्यालय यह विधेयक जो है कब लाया गया था, सितंबर 1916 में स्थापित हुआ था 1917 में। ध्यान में रखिएगा। वर्तमान बिहार प्रांतीय संघ के संयुक्त सचिव राजेंद्र प्रसाद ने भी अपना विरोध किया हुआ था, जाहिर किया था। होम रूल आंदोलन और बिहार की बात करेंगे। 16 दिसंबर 1916 को बंकीपुर में एक सभा में होम रूल लीग यह स्थापित करने का निर्णय लिया गया। बिहार में इसके अध्यक्ष मजरुल हक, उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन खां, पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा, सचिव चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण सिंह थे। होम रूल आंदोलन को बिहार में गति देने के उद्देश्य से श्रीमती एनी बेसेंट ने 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 को पटना की यात्रा की और यात्रा के क्रम में एनी बेसेंट हसन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा से भी मिली थी। कौन? एनी बेसेंट। महात्मा गांधी के एक सहकर्मी जनकधारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर में कुछ स्थानीय वकील एवं व्यवसायियों के सहयोग से होम रूल की स्थापना किया। बाल मुकुंद वाजपेयी द्वारा लिखित यह जो है स्वराज कथा नामक पुस्तिका बिहार, उड़ीसा प्रांत, संयुक्त प्रांत एवं पंजाब के सरकारों द्वारा जब्त कर ली गई थी। पटना होम रूल लीग के यह सहकारी सचिव राय यह परमचंद ने विजयदशमी के दिन भारत माता की जो है पूजा आरंभ करने का विचार भी प्रस्तुत किया था। तो पटना होम रूल लीग के सहकारी सचिव जिसका नाम क्या है, राय परमचंद ने विजयदशमी के दिन ही यह भारत माता की पूजा करने का यह विचार भी प्रस्तुत किया था। बिहार में किसान आंदोलन की बात करेंगे। औपनिवेशिक काल में बिहार के अधिकांश लोग यानी कि 96% जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर था। यहाँ की कृषि प्रणाली यह सदियों पुरानी थी। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में विशेषकर राजस्व पद्धति शोषण मूलक थी। कुटीर उद्योग धंधों का ह्रास, भूमि पर जनसंख्या का बढ़त बोझ और बागान मालिकों के बढ़ते अत्याचार के कारण कृषि यह व्यवस्था ठप पड़ गई और किसान निर्धन हो गए और किसान जमींदारों और तहसीलदारों के यह रहमो करम पर छोड़ दिए जाते थे। जमींदार उनसे मनमाना लगान, उपहार और जो है बेगार लेते थे। अधिकांश किसान जमीन से बेदखल होने पर बटाईदार और भूमिहीन मजदूर बन गए। अतः किसान द्वारा ब्रिटिश राज के साथ बागान मालिकों, जमींदारों तथा अन्य बिचौलियों का जो है तीव्र विरोध किया जाने लगा, जो आगे चलकर यह कई जो है किसान आंदोलन के रूप में यह विरोध का एक जरिया बन गया। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 30 दिसंबर 1916 को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के एक किसान नेता जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी 10 अप्रैल को पटना और 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे थे। पटना पहुंचे थे 10 अप्रैल को और 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में गांधी के प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे, पूछता है कि कौन नहीं थे सहयोगी। राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रज किशोर प्रसाद, धरणीधर कृष्ण सिंह, रामनवमी प्रसाद, मजरूल हक, जेबी कृपलानी, पोलक, शंभूचरण, नरसिंह पारेख, महादेव देसाई बाद में गांधी जी के सचिव भी बने थे। कौन? महादेव देसाई। एक ब्रज किशोर और एक का नाम है शंभुनाथ। चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज बागान यह मालिकों द्वारा तिनकठिया प्रथा लागू की गई थी। इस प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक किसान को
अपनी खेती योग्य यह जमीन के 3/20 भाग अर्थात 1 बीघा में 3 कट्ठा भाग में जमींदार की इच्छानुसार फसल उपजानी होती थी। अगर कोई किसान इससे मुक्त होना चाहता तो उसके लिए यह आवश्यक था कि वह बगान मालिक को एक बड़ी राशि तवान सरहवेशी और अबाब के रूप में दे। इस प्रथा के द्वारा गोरे नीलहे साहब बड़े पैमाने पर नील की खेती इस क्षेत्र में कराते थे। 1859-60 में ही दीनबंधु मित्र ने अपने बंगाल ये जो है नाटक नील दर्पण में नील यह उत्पादन शोषणकारी व्यवस्था का मार्मिक चित्रण भी किया था। नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद बंगला के सुप्रसिद्ध कवि मधुसूदन दत्त ने 1861 में किया था। हिंदू पेट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने भी पीड़ित किसानों के पक्ष में लेख लिखे। नीलहे साहब के अत्याचार के विरुद्ध पहला विद्रोह 1867 में चंपारण के लाल सुरैया कोठों से आरंभ होकर मुजफ्फरपुर जिले तक फैल गया था। जांच शुरू करने से पहले गांधी यह प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव जे.एम. विल्सन से जो है मिले और उन्हें जांच कार्य में सहयोग का अनुरोध किया था। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट W.B. हैकॉक ने 16 अप्रैल 1917 को गांधी पर जारी अधिसूचना एवं समन द्वारा उन्हें चंपारण जिला छोड़ देने का क्या आदेश दिया था। 1917 का गांधी का चंपारण सत्याग्रह इसे शोषणकारी प्रथा के उन्मूलन के लिए हुआ था। यह महात्मा गांधी का भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग था और इस सत्याग्रह से अंग्रेजी हुकूमत की 3 कठिया प्रथा वापस लेना पड़ा और किसान एवं जनमानस के लिए गांधी देवपुरुष बन गए। यह सत्याग्रह आगे कई किसान आंदोलनों का यह शक्तिपुंज बन गया। चंपारण सत्याग्रह में गांधी की सफलता से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि से संबोधित किया और इससे पहले राजकुमार शुक्ल ने चंपारण निमंत्रण पर गांधी जी को बापू कहकर संबोधित किया था। गांधी जी के अहिंसा पूर्ण सत्याग्रह को यह अपार समर्थन मिलने के कारण ब्रिटिश सरकार को चंपारण कृषक अधिनियम 1918 पारित किया था। चंपारण कृषक अधिनियम 1918 पारित किया। चंपारण में कृषकों की स्थिति की जांच के लिए 6 सदस्यीय यह जो है जांच समिति का गठन किया, जिसका नाम चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी रखा था। चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी के अध्यक्ष F.G. सलाई मध्य प्रदेश के यह आयुक्त थे, जबकि इसके मुख्य सदस्यों में महात्मा गांधी भी थे, L.C. आदामी, राजा हरि प्रसाद, नारायण सिंह और D.J. रीड और यह जो है जी रैनी भी इसमें शामिल थे। गांधी ने 14 नवंबर 1917 को चंपारण के बरहरवा यह लखनसेन नामक गांव में पहला स्कूल भी स्थापित किए थे। तो ध्यान में रखिएगा, बरहरवा लखनसेन यह नामक गांव में जो है एक स्कूल भी स्थापित किए थे 14 नवंबर 1917 को। इस स्कूल के प्रमुख शिक्षक बम्बई के बबन गोखले और उसकी पत्नी यह जो है अवंतिका बाई गोखले थी। गांधी जी द्वारा चंपारण में दूसरा स्कूल 20 नवंबर 1917 को कस्तूरबा सेवा केंद्र गांव में जो है खोला गया। बेतहरवा आश्रम को यह पूर्व में कस्तूरबा यह सेवा केंद्र के नाम से जाना जाता था, जो अनुसूचित जाति की बालिका और महिलाओं हेतु शिक्षण के रूप में जो है स्थापित किया गया था। बिहार सरकार ने बेतहरवा आश्रम को ऐतिहासिक स्थल के रूप में क्या कर दिया, घोषित किया। बिहार में गांधी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संपूर्ण राज्य में सत्याग्रही शताब्दी 1917-2017 का आयोजन किया गया था। इसके समापन में 21 और 22 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में यह स्वच्छाग्रह बापू की कार्यांजलि
एक अभियान प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया था। किसने उद्घाटन किया था? प्रधानमंत्री मोदी ने। बत्तख मियाँ वाला क्वेश्चन देखिएगा, अभी पीएससी में पिछले बार भी पूछा गया था, यानी कि 2 बार लगातार 68वीं और 69वीं में लगातार पूछा गया, 70वीं में भी हो सकता है, कुछ इससे रिलेटेड पूछ दे पॉइंट को। बत्तख मियाँ ने यह बचाई थी गांधी जी की जान। 1917 में स्थानीय नील किसान की समस्या को देखने समझने के लिए गांधी जी चंपारण आए थे और यह गांधी का चंपारण प्रवास आगे चलकर उनके जीवन कर्म में मील का पत्थर साबित हुआ। उन दिनों भले ही गांधी जी की यह देश के अन्य बड़े नेताओं जैसे ख्याति नहीं थी, पर चंपारण के लोगों की निगाह में वे एक किसी मसीहा से कम न थे। नील किसानों को लगता था कि वे उनके इलाके से नीलहे अंग्रेजों को भगाकर दम लेंगे। यह बात नील प्लांटरों यानी कि अंग्रेजों को यह खटकती थी, इसीलिए वे हर हाल में गांधी को चंपारण से भगाना चाहते थे। इसी दौरान अंग्रेजों ने गांधी के कत्ल की साजिश रची, जिसमें एक मुस्लिम को मोहरा बनाकर पूरे देश को सांप्रदायिक रंग देने की यह थी। यानी कि अब मुस्लिम को मोहरा बना दिया कि अगर मुस्लिम ने गांधी जी को जहर दे दिया तो पूरा दंगा की स्थिति हो जाएगा पूरे भारत में कि एक मुस्लिम ने महात्मा गांधी को मार दिया। इसके पीछे अंग्रेजों का इरादा था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सांप्रदायिकता की नजाकत को देखते हुए साजिश को अंजाम देने के लिए मोतिहारी नील कोठी के अंग्रेज मैनेजर, जिसका नाम था डब्ल्यू एस इरविन ने अपने रसोइया बत्तख मियाँ नामक एक मुस्लिम को चुना था। प्लान के अनुसार वार्ता हेतु इरविन के घर रात्रि भोज पर यह आए गांधी जी को यह दूध के गिलास में जहर मिलाकर पिलाना था, लेकिन अपनी जान जोखिम में डालकर देशभक्त बत्तख मियाँ ने गांधी जी को और राजेंद्र प्रसाद के कानों में बोलकर अंग्रेजों की साजिश का भंडा फोड़ दिया। फिर गांधी ने उस जहरीले दूध को तो नहीं पिया, लेकिन रात में आकर के एक बिल्ली पी गई जिसकी मौत हो गई थी। और इस प्रकार एक सच्चा राष्ट्रभक्त बत्तख मियाँ ने विश्व शांति के यह अग्रदूत और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की जान बचाई, और इसका खमियाजा बत्तख मियाँ को भुगतना पड़ा। अंग्रेजों ने उसका पूरा घर ध्वस्त कर दिया और सारी जमीन जायदाद हड़प लिया। एक कहावत है, मारने वाले से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ बचाने वाला इतिहास के एक पन्नों में खो गया और मारने वाला यानी कि गोडसे हजारों पन्नों में छा गया। यानी कि बत्तख मियाँ का जो सबसे पहली बार बीपीएससी दिया तभी सब बुक वाला भी छापा, इसके पहले इसका कोई स्थान नहीं दिया जाता था, लेकिन जो मारा गांधी जी को गोडसे वह कई पन्नों में छा गया था। गांधी ना होते तो शायद देश की आज़ादी का स्वरूप कुछ दूसरा होता, और बत्तख मियाँ ना होते तो गांधी युग भी नहीं होता शायद, क्योंकि उसी दिन हो सकता है वह खत्म हो गया रहता। बत्तख मियाँ की देशभक्ति से अभिभूत स्वतंत्र ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में अपने मोतिहारी यात्रा के क्रम में उसकी खोज खबर ली और बिहार सरकार को यह गांधी की जान बचाने के लिए इस देशभक्त को अंग्रेजों द्वारा छीनी गई जमीन लौटाने और पूरे परिवार को आर्थिक संरक्षण देने का निर्देश दिया। बाद में राजेंद्र प्रसाद ने यह राष्ट्रपति भवन में यह बतौर खास मेहमान उसके बेटे मोहम्मद जॉन अंसारी को यह परिवार सहित रखा भी था। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह के यह बाद की बात करेंगे, चंपारण सत्याग्रह के बाद की बात करते हैं। चंपारण सत्याग्रह के यह बाद किसान आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद किसानों में एक शक्तिपुंज का यह काम किया, और 1919 में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में मधुबनी जिले के किसानों ने दरभंगा राज के यह खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। दरभंगा यह राज के खिलाफ आंदोलन का क्या हुआ। अगला पॉइंट है, बिहार में सर्वप्रथम 1923 में ही मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में
किसान सभा की स्थापना हो चुकी थी। मुंगेर में शाह मोहम्मद जबेर की अध्यक्षता में कब? 1923 में। श्री कृष्ण सिंह उसके उपाध्यक्ष और श्री सिद्धेश्वरी चौधरी नंद कुमार सिंह इसके सचिव थे। 4 मार्च 1928 को पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक स्थापना किया। किसान आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान किया। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के मूल अनुप्रेरक बन गए और मरते दम तक यह उनके जीवन का लक्ष्य बना रहा। 17 नवंबर 1929 को हरिहर क्षेत्र करते हैं सोनपुर को। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में एक सभा में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। स्वामी सहजानंद उसके अध्यक्ष बने और श्री कृष्ण सिंह उसके सचिव। श्री यमुना कैयर जी गुरु सहाय लाल और कैलाश लाल के प्रमंडलीय सचिव थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिसंबर 1929 में बिहार की यात्रा की और इससे इस आंदोलन को और विशेष बल मिला था। किसान आंदोलन के अंतर्गत जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने के अतिरिक्त अन्य मांगे क्या क्या था? एक नहर शुल्क में कमी करने, मालगुजारी भुगतान को पक्की रसीद देने और बकास्त भूमि को लौटाना, ये सब था। शाहाबाद एवं चंपारण जिले में नहर टैक्स के विरुद्ध आंदोलन काफी उग्र था। शाहाबाद जिले कांग्रेस कमेटी ने नहर टैक्स वसूली की जांच शीर्षक से एक अधिसूचना जारी किया। इस संबंध में श्री कृष्ण सिंह, अब्दुल बारी और बलदेव सहाय किसानों की उचित मांगों पर यह बल देने हेतु शाहाबाद गए थे। 2 स्थानीय कांग्रेसी नेता गुप्तेश्वर पांडे एवं विंध्याचल के साथ उन्होंने जिला के विभिन्न स्थानों की यात्रा किया था और किसान आंदोलन एवं कांग्रेस की गतिविधियों को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों के समर्थन से बनी बिहार के जमींदारी संगठन ने सितंबर 1932 में रांची यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। यह 1932 में बिहार में किसान सम्मेलन प्रथम बात करेंगे तो बिहार में प्रथम किसान सम्मेलन यह 17 नवंबर 1929 को और यह सोनपुर क्षेत्र में और इसकी अध्यक्षता यह सहजानंद सरस्वती ने। दूसरा 1934 में पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में गया में संपन्न हुआ और इस सम्मेलन में खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी अपने भाई के साथ भाग लिया था। इसके बाद तीसरा हाजीपुर में यह 1935 सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में ही संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया गया और अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में, जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती को अध्यक्ष और प्रोफेसर NG रंगा को महासचिव बनाया गया था। किसान सभा के संगठन को बिहार के गांव में फैलाने में स्वामी सहजानंद सरस्वती को यह कार्यानंद शर्मा, राहुल संकीर्तियानंद, पंचानन यह शर्मा, यदुनंदन शर्मा जैसे बहुत से वामपंथी नेता का सहयोग मिला था। यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में 1931 में गया में किसान आंदोलन हुआ। दरभंगा के क्षेत्र में 1931 में किसान आंदोलन हुआ। दरभंगा के क्षेत्र में और सारण में किसानों का नेतृत्व यमुना कैया जी किया था, जबकि अनवारी क्षेत्र में किसानों का नेतृत्व किया था वह किसने? राहुल संकीर्तियानंद ने। बिहार प्रांतीय किसान सभा ने सभाओं, सम्मेलनों और प्रदर्शनों का भी आयोजन किया। 1935 में यह किसान सभा द्वारा जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया जा चुका था। इसी वजह से चंपारण, सारण और मुंगेर जिला कांग्रेस समिति ने अपने सदस्यगण को किसान सभा के जुलूस में भाग लेने से मना कर दिया। इस परिस्थिति के बाद किसानों ने प्रत्यक्ष कार्रवाई का रास्ता शुरू कर दिया और नवंबर 1935 में मोकामा क्षेत्र के बरहैया टाल इलाके में किसानों द्वारा जमींदारी उन्मूलन तथा बकास्त भूमि की वापसी मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन शुरू किया और इस आंदोलन में कार्यानंद शर्मा की भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। बकास्त भूमि उसे कहते हैं जिसे मंदी या प्राकृतिक आपदा के कारण लगान ना दे पाने की स्थिति में किसान
ने जो है जमींदारों को यह दे दी थी, उसको कहते हैं बकास्त भूमि। 1938 में पटना में एक बड़ी किसान रैली हुई जिसमें 1 लाख किसानों ने हिस्सा लिया था। गया जिले के रेवर में जो है यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में किसान मजिस्ट्रेट से यह घोषणा कराने में सफल रहे कि यह विवादास्पद 850 बीघा जमीन काश्तकारों को लौटा दी जाएगी। और फरवरी 1939 में राहुल संकीर्त्यानन ने सारण जिला यह अंबारी स्थानों पर बकास सत्याग्रह किया हुआ था, शुरू किया था। यह किसने किया था? राहुल संकीर्त्यानन ने 1939 में। स्वामी सदानंद सरस्वती हुंकार पत्रिका के माध्यम से किसानों में जागरूकता फैलाते रहे। अप्रैल 1939 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गया में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन हुआ। 1939 में अध्यक्षता किसने? आचार्य नरेंद्र देव ने। ब्रिटिश सरकार का बिहार में भू राजस्व के बाद अफीम का यह दूसरा सबसे बड़ा आय का साधन था, यानी कि पहला तो भू राजस्व था और दूसरा अफीम था। बिहार के किसान से जुड़ी प्रथाएं, एक है खुदकट्टी प्रथा। यह मुंडा जनजातियों में प्रचलित सामूहिक और भूस्वामी की व्यवस्था थी। अंग्रेज शासन द्वारा इस प्रथा में हस्तक्षेप करने के कारण यह क्या हुआ था? मुंडा विद्रोह हुआ था। एक है कम्यूटी प्रथा। बिहार एवं उड़ीसा में प्रचलित यह प्रथा, इसके अंतर्गत कृषि दास के रूप में खेती करने वाले यह कमिया जनजाति के लोग अपने मालिक द्वारा प्राप्त ऋण पर यह दी जाने वाले ब्याज की राशि के बदले जीवन भर उसकी सेवा करते थे। एक है 3 कठिया प्रथा। चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज बागान मालिकों द्वारा यह प्रथा को लागू किया गया था और इस प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी खेती योग्य जमीन के 15% यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा यह भाग में जो है खेती करनी पड़ती थी नील का। इसके बाद बिहार में अफीम की खेती और ब्रिटिश राजस्व की बात करते हैं। बिहार में अफीम की खेती मुगल बादशाह अकबर के समय आरंभ हुआ था, यानी कि जो अफीम की खेती आरंभ हुआ था वह मुगल काल में अकबर के काल से ही प्रारंभ हुआ। पारंपरिक रूप से कोयरी जाति के किसान इसकी खेती करते थे। तो ध्यान रखिएगा, जो अफीम की खेती करते थे वह कोयरी जाति, ठीक है, जो भी सब्जी उब्जी उगाते हैं वही। औपनिवेशिक कालीन बिहार में पूर्वी भारत कंपनी के अधीन करीब 5 लाख बीघे में जो है अफीम की खेती की जाती थी। 5 लाख बीघा, बहुत बड़ा ये भूमि है। किसानों के इसके लिए नगद दिया जाता था और सारा माल कंपनी को देना पड़ता था। इस तरह गांव से जिले स्तर तक यह ढांचा तैयार किया गया था, जिसका मुख्यालय था पटना, जहां अफीम की फैक्ट्री थी, जिसमें अफीम के केक बनाए जाते थे। अर्थात जो है अंततः इसकी नीलामी कलकत्ता में की जाती थी और फिर इसे चीन के बाजारों में बेचा जाता था। अफीम भू राजस्व के बाद इतनी ब्रितानी सरकार की आमदनी का दूसरा बड़ा स्रोत था, जिसमें कि बिहार की एक बड़ी भागीदारी थी। ब्रितानी अफीम के बदले चीनियों से चाय और चांदी लिया करते थे। ब्रितानी अफीम और चीनी चाय के वर्चस्व को लेकर जून 1840 में ब्रितानी युद्धपोतों ने चीन के पर्ल रिवर यह डेल्टा में युद्ध छिड़ दिया। तो जो है चीन ने जो है इस ब्रितानी हमले में क्या हो गया? यह घुटने टेक दिया था। इसके बाद बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, और इसका पहला टॉपिक है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के प्रथम चरण, जिसको आज नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।